तो लेक्चर 3 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल के लेक्चर का रीकैप है ये, सामने आपको एक प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। इफेक्ट ऑन इक्विटी ऑफ स्टॉक स्प्लिट एंड स्टॉक डिविडेंड। आपको सीरीज देखने को मिल रही होगी कि स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। शुड आई रिपीट दिस स्लाइड अगेन, और आप लोगों को कल पहले से ही आ गया था, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं हम्म, कि क्योंकि ये शीट काफी इंपॉर्टेंट है। रिपीट, स्टूडेंट्स आर सेइंग रिपीट, है ना। ठीक है। सो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने बात करी स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट। अगेन एक तरीके से रिपीटेशन ही है, और पहला पॉइंट लिखा है इक्विटी के ऊपर इफेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक डिविडेंड मतलब बोनस शेयर। कंपनी कहां से देती है इसको? फ्रॉम वेयर कंपनी इज प्रोवाइडिंग बोनस शेयर? आउट ऑफ रिजर्व्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो एक तरफ से हमारी रिटेन अर्निंग डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई। जी सर। लेकिन एट द सेम टाइम कॉमन स्टॉक क्या हो चुके हैं? तो दोनों ही इक्विटी का पार्ट है, रिटेन अर्निंग भी पार्ट ऑफ इक्विटी है और कॉमन भी है। तो एक बढ़ गया एक कम हो गया, तो अल्टीमेटली नो इफेक्ट। स्टॉक डिविडेंड के कारण नो इफेक्ट। यहां लिखा है नो इफेक्ट, नो चेंज। बात समझ में आ गई होगी सभी को, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट था। स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या है? 1,000 का शेयर 100 में हो गया, कुछ गया नहीं, कुछ आया नहीं, नो इफेक्ट। क्या दिक्कत? यहां लिखा है ना, इक्विटी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर अभी आपने बताया कि रिटेन अर्निंग इसमें कम हो जाएगी। अभी आपने जस्ट यहाँ लिखा ना रिटेन अर्निंग डिक्रीज, तो रिटेन अर्निंग के ऊपर स्टॉक स्प्लिट में तो रिटेन अर्निंग का कुछ इंपैक्ट नहीं होना है। बिकॉज स्टॉक स्प्लिट तो बड़ी चीज को छोटा तोड़ना, जैसे मैं 2,000 का नोट लेके आपको 100 के 20 दे दूं, क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर हमने बात करी कॉमन शेयर, तो फ्री में शेयर दिए तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पर पार वैल्यू में ही चेंज आएगा। अगर स्टॉक स्प्लिट होगा तो जो 1,000 का शेयर था या 100 का शेयर था, वो हम 20 में बढ़ रहे हैं। तो अगर 20 में तोड़ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर विल इंक्रीज। लेकिन ओवरऑल कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ना, ये कल हमने सीखा था। ओवरऑल कैपिटल में भी कोई इसका इंपैक्ट नहीं होता। इसके कारण पार वैल्यू ऑफ शेयर ये इधर पड़ रहा है स्टॉक, क्योंकि छोटा हो गया तो पार वैल्यू तो कम हो जाएगी। बात समझ में आती है? पार वैल्यू पर शेयर। अभी ईपीएस मैंने समझाया नहीं है, तो ईपीएस जब हमें आता ही नहीं है तो अभी हम ईपीएस के बारे में कैसे डिस्कस करें? तो आप उस लेक्चर को एक बार और अच्छे से देखेंगे तो आपको चीजें क्लियरिटी आ जाएगी। जितना मैंने उसमें बताया है वो मोर देन सफिशिएंट है टू अंडरस्टैंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर। आज के इस सेगमेंट में मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो एक रिवर्स कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। मतलब आज का लेक्चर है वो जो नोट्स से रिलेटेड नहीं है, इसको फोर्थ लेक्चर डालने के नाम से जानेंगे। थर्ड लेक्चर ही है वैसे भी। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट को में इक्विटी को समझा है।
जिसमें हमने ट्रेजरी स्टॉक को समझ लिया, हमने रिटेन अर्निंग को समझ लिया, हमने शेयर कैपिटल को समझा है। अभी ये हमारे लिए एक अलग से सेगमेंट में आएंगे, ओसीआई और ये सारी चीजें, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसके बारे में तो हम स्पेसिफिक सेगमेंट में पढ़ेंगे, बट दे ऑल आर पार्ट ऑफ इक्विटी। अब आज हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बचपन में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है। जी सर, है ना? वो जो आपने बनाया है वो 11th 12th वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है। सबसे पहले मैं जो आप बनाते थे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं बस। सेल्स एंड रेवेन्यू आप लोग लिखते थे, बट ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं लिखते थे आप। उसमें से आप लेस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जो लेक्चर है ये यहीं पर थोड़ा सा रुक जाएगा, इतने पोर्शन के ऊपर ही, क्योंकि आपने आज तक ऐसा नहीं करा है। अगर आपने आज तक ऐसा करा ही नहीं है, हम तो सर कुछ डिफरेंट करते थे, आप क्या करते थे वो मैं आपका बनाता हूं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? आप ऐसे बनाते थे, इधर लिखते थे आप सेल्स, इधर लिखते थे आप ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? इधर आप लिखते थे परचेस, इधर आप लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, है ना? सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, और इधर कुछ फ्रेट वगैरह लिख देते थे। और आपके सर सिखाते होंगे कि वेजेस ऊपर लिख देना है, क्योंकि वो वेजेस एंड सैलरी तो ऊपर लिख देना है, और सैलरी एंड वेजेस है तो नीचे से। मेरे को लगता है 11th 12th में बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे ही सिखाते हैं ना आपके सर लोग? क्योंकि मैंने भी तो 11th 12th पढ़ाई हुई है किसी जमाने में, ऑलमोस्ट 15 ईयर बैक। ये बुक चलती थी ना, टीएस गरेवाल, आप कौन सी बुक से पढ़ते थे 12th क्लास में? ऑलमोस्ट सारे लोग सीबीएसई के तो होंगे ही, ऐसा कुछ पढ़ते थे आप लोग। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आज आपका सोचने का तरीका बदलना है मुझे। एक फॉर्मेट फिल कर रहे हैं, 1 लाख की सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, ओपनिंग स्टॉक लेट से 40,000, परचेस 90,000, 5,000 का फ्रेट लगा और 5,000। आपको सिखाया गया होगा कि इसको टोटल मार के इधर ये टोटल आ जाओ, ये ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, यही बोलते थे आप लोग, है ना? 180 -30 कितना हो गया, 140। ये सिखाया जाता था आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अग्री सभी लोग इस बात से अग्री करेंगे, है ना? ये सब आप लोग सीखते थे। लेकिन जब हम इंटरनेशनली यूएस, जब हम, ये तो हमारा इंडिया का तरीका था सिखाने का, कि ट्रेडिंग पीएनएल बनाया। लेकिन इंटरनेशनली जब इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते तो यहां पर एक नया वर्ड आ जाता, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और सेल्स माइनस रेवेन्यू कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ही बोलते हैं। तो अगर मुझे यहां पर ये फॉर्मेट फिट करना हो तो सीधी बात है, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 1 लाख सेल्स, और मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी पड़ रही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है? जो भी आपने कॉस्ट खरीदी, जैसे 40 की लास्ट ईयर पड़ी थी, 90, इसका टोटल लगा लें हम। 140 में से 80 माइनस कर दें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब यही होता है ना, ओपनिंग प्लस परचेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। जी सर, ये हमने सीख लिया अभी आपसे।
तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 40,000, प्लस परचेस है 90,000, प्लस 10,000, -80। इसके आगे सर आप सिर्फ इक्वल टू लगा दो, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा 60,000। तो वो दोनों में कोई दिक्कत आपको समझने में आगे से कि अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। तो आपको कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे देता है एग्जाम में, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक को भी इसमें से या इसमें से माइनस कर देते हैं कुछ तो हम ये कह सकते हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी सीओजीएस में एडजस्ट हो चुका है। ये बात आप आपको समझ में आ गई है? जब हमने सीधे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लिया, तो वाई वी शुड गिव द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगेन? वी डोंट नीड टू गिव द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन। ये पहला पॉइंट था। यहां से शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा और बेटर समझने के लिए। जी सर। इसके बाद आप लोग यहां तक तो पहुंच जाते थे, फिर आप यहां पर ये जीपी को सर बोलते होंगे, यहां ट्रांसफर करो। जी सर, ये आपकी ट्रेडिशनल तरीका है ना। 40,000 यहां पर आप दूसरे एक्सपेंसेस लिखो, लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन, सेलिंग, ये सारे खर्चे आप लिख देते थे। मैं सिर्फ टेम्पररी लिख रहा हूँ, 10,000, डेप्रीशिएशन 4,000, 3,000, और आपने नेट प्रॉफिट निकाल। तो 40 में से 17 गया, ये 23 का आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। यहां पर भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जी सर। यहाँ हम 10, 14, 17 को लिखें, मैंने इकट्ठा लिख दिए, और यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट निकाल लें। जी सर। 23 आ गया ना। चलो मैं थोड़ा सा राउंड फिगर में सही आ जाए इसलिए इसको 6,000 कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 20 आ गया, तो अपना नेट प्रॉफिट थोड़ा राउंड फिगर में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। इस नेट प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। लेट से 30% का टैक्स रेट है, तो 20,000 का 30% हो गया 6,000। इसको आप बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, तो 6,000 माइनस किया 14,000, है ना। तो टैक्स हमने माइनस किया 6, तो ये आपका आ गया P80। हाँ सर, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हमको आता है। सबको समझ में आ गया होगा ये बात तो, है ना। कोई भी नई बात आपने नहीं सीखी है, सिर्फ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा नहीं पता होगा, तो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा, लेकिन असली कुछ बातें और है यहाँ से जो एनालिसिस निकालना है, जो सम टाइम बच्चों को नहीं। आप कहीं नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर डिविडेंड नहीं लिखा है? कहीं नोटिस कर रहे हैं? यहाँ पर हमने डिविडेंड वर्ड नहीं दिया। डिविडेंड कब दिया जाता है? पहला पॉइंट, नेट प्रॉफिट में से दिया जाता है या आफ्टर टैक्स में से दिया जाता है? तो पहला पॉइंट सीखने का क्या है, फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, डिविडेंड जो दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से दिया जाता है। ठीक है। तो अब अगर कंपनी ने लेट से डिविडेंड बांट दिया, ये अभी हम छोड़ते हैं इसको, डिविडेंड अभी नहीं लिखते हैं ना। अब लेस लेट से आपके पास लास्ट ईयर का कोई ओपनिंग प्रॉफिट था, इसमें ऐड कर दूं मैं ओपनिंग प्रॉफिट? मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि मेरे पास 11,000 का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, मैंने लिख दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। तो वो हो गई 25,000।
बात समझ में आ गई यहां तक? ये 14,000 सर आपने निकाल ली। अब मैं को ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, मैं इसको हटा सकता हूँ क्या? ये पूरा डिलीट कर दूं? क्योंकि हमें ये कभी नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है। ये रिटेन अर्निंग आ गई। इस रिटेन अर्निंग से ही क्या दिया जाता है? लेट से आपने 10,000 का डिविडेंड दे दिए, तो ये आपका बचा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। ये कहाँ जाती है रिटेन अर्निंग? कहाँ जाती है, किसका पार्ट बन जाती है ये? अगर आप में से कुछ पता हो थोड़ा बहुत। है ना सर, ये बन जाती है बैलेंस शीट का पार्ट, यानी कि इक्विटी का पार्ट, है ना। तो 10,000 दे दिया, ये ही क्या है, कहाँ ट्रांसफर कर दी जाती है? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट अंडर दी हेडिंग ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी। सबको यहां तक समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर यहां तक तो हमने, तो ये हमारा, इसको हम क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग की जगह रिटर्न अर्निंग का बैलेंस भी कह सकते। तो अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कई बार आपको रिवर्स कैलकुलेशन कर कर कुछ चीजें पता करनी हो, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में ये हटा दूं, तो वेरी इजीली आप पहुंच सकते हैं। 15,000 है, क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग है 10, जोड़ देंगे तो इसमें 25 आ जाएगा। जब हम ऊपर से नीचे आ सकते तो नीचे से ऊपर भी तो जा सकते हैं। बात समझ में आती कि नहीं आती? क्या किया मैंने, एक सेकंड के लिए इसको हटाया, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया, लेकिन हम ऐसे कई बार सोच नहीं पाते क्योंकि हमने कभी ऐसे सीखा नहीं होता। बात समझ में आ गई होगी आपको कि हाँ सर ये कई बार जरूरत पड़ सकती है कि ये रिटेन अर्निंग है, तो ये हमारी ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी। ये ओपनिंग प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 25,000 है। इस 25,000 पे हम पहुंच गए, डिविडेंड उसमें से दिया, रिटेन अर्निंग प्लस कर देंगे, 25 पे पहुंच गए। ये लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट है। तो कई बार हमें रिवर्स कैलकुलेशन आना चाहिए। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, इस नेट प्रॉफिट का मैं कलर चेंज कर रहा हूं कि आप देख सकते। कितना परसेंट टैक्स है मेरे इस क्वेश्चन में? 30%। अगर आपको केवल टैक्स का अमाउंट दे दिया जाए, टैक्स अमाउंट कि आपने 6,000 पे किया है, और रेट दे दिया जाए 30%, क्या फिगर निकाल सकते हैं आप इससे? मुझे आपसे सुनना है। क्या फिगर निकाल सकते हैं इससे? निकाल क्या सकते हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। 6,000, ये 30% है प्रॉफिट का, तो हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, तो कई बार आपको ऐसे प्रॉफिट निकालने पड़ सकते हैं वाइल्ड कैलकुलेशन, लेकिन आपका दिमाग काम इसलिए नहीं करता बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, कि 6,000 टैक्स का अमाउंट दिया उससे हम प्रॉफिट निकाल लिया हमने, क्योंकि 30% टैक्स की रेट है, ये 30% प्रॉफिट का ही है, ये अपने आप में 30% हमने 30% से डिवाइड करके क्या निकाल लिया, नेट प्रॉफिट निकाल लिया। जैसे ही हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, इस नेट प्रॉफिट में अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दूं, क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट प्लस, मैं ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? जब मैं यहां से चल रहा हूं तो मुझे रिवर्स भी आना चाहिए ना। और अगर जैसे ही मैं ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर,
प्लस कर दूंगा सीओजीएस में, किस पे पहुंच जाऊंगा? सेल्स के ऊपर पहुंच जाऊंगा। आप मुझे बताइए कि आपका दिमाग पहले ये सुनने से पहले करता था, आप इतना क्विकली सोच पाते थे कि नहीं? मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। अगर आपको सबको पहले से आता होता, लेकिन अब आपका एक ब्रेन हमेशा के लिए ट्रेंड हो गया होगा आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर कि यस, अगर सर हमें कहीं एग्जाम में कोई चीज ऐसी नहीं मिल रही है तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। एटलीस्ट वी शुड नो हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू स्टार्ट। हमारा माइंड चलना शुरू हो जाएगा कि 30% टैक्स दिया, 30% का टैक्स रिवर्स करके सर ने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। उस नेट प्रॉफिट के अंदर सर ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया, जीपी के अंदर सीओजीएस जोड़ के सर ने सेल्स निकाल लिया। मतलब कोई चीज जरूरी नहीं कि ऊपर से ही स्टार्ट करना, आपको लिंकेज पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने अपने इंडियन सिनेरियो में ट्रेडिंग आपको डिफरेंट तरीके से दी जाती है, वहां आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया जाता है, तो वो आप रिलेशनशिप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर यहां पर मेरा 60% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो अगर मेरा 60% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकेले मुझे दिया है 60,000 से, तो मैं इसको रिवर्स करके सेल्स के ऊपर भी पहुंच सकता हूं। तो आज के बाद आपको कभी ऐसे रिवर्स करने में कोई दिक्कत आएगी? आप एटलीस्ट इस चीज के लिए मेंटली रेडी तो रहेंगे ना? दिक्कत तो नहीं आएगी ना करने में? तो सर ये इसकी, जब आप यूएससीएमए और आईएफआरएस की एग्जाम देते हैं तो ये छोटी छोटी चीज और ये छोटी छोटी स्किल आपके काम आती है। और लेकिन जब आप एग्जाम की इसकी पढ़ाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टडी ऑथर्स ये समझते हैं कि आपको पहले से ये फॉर्मेट पता है। बट मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को नहीं पता होता है। हमें केवल ये नहीं सोचना है, हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं देखना है, हमें रिटेन अर्निंग, हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड माइनस होता है। तो सम टाइम आपको अगर एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए, ओपनिंग प्रॉफिट लेट्स से 90,000, क्लोजिंग प्रॉफिट 120, डिविडेंड दे दिया जाए 15,000, जरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कौन बताएगा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये भी बहुत काम की चीज है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैं देखना चाहता हूं कि अब आप ये चीजें दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं। अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 मिनट के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट। स्टूडेंट्स आर सेइंग 55, 45, 30, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। आपका जो भी आ रहा है आपने लिखना है। 15,000 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। तो जब ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाएं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ओपनिंग प्रॉफिट 90,000 है, उसमें हमने ऐड किया होगा करंट ईयर का प्रॉफिट। ये सर आपने सिखाया है बिल्कुल। अभी हमें पता ही नहीं है, वही पता करना है, इसको अभी हम खाली छोड़ देते हैं। इसका टोटल आ जाएगा, जस्ट अभी आपने सिखाया। इसमें से लेस कर देते हैं डिविडेंड, जो कि क्वेश्चन में आपने दिया है 15 था। तो हमारा क्लोजिंग आ जाएगा, जो कि आपने हमें दे दिया है 120। तो अब आपको रिवर्स क्यों नहीं आ रहा? हम्म, कि ये इसमें से
इसका टोटल, ये दोनों का जो टोटल है, इसमें से ये माइनस करके ये आया है। तो अगर मैं इस क्लोजिंग में से ये प्लस कर दूं, तो क्या मैं टोटल पे पहुंच जाऊंगा? रिवर्स कैलकुलेशन करके 135, 135 में से 15 माइनस होगा तभी 120 बचेगा। और अगर यहाँ 130 है तो इसका मतलब 45 मेरा करंट ईयर। देखो तो कई बच्चे अभी गलत कर गए, क्यों? बिकॉज हमें सीक्वेंस नहीं पता होता, रिवर्स कैलकुलेशन। लेकिन अब तो दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये एडवांस लेक्चर में कंसीडर करना चाहिए या बेसिक होगा ये? कई बच्चे बोले सर ये हमको बेसिक नहीं लग रहा। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं आपको ये सिखाऊं? डेटर्स मीनिंग, कि सर इफ वी आर गोइंग टू सेल टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड आवर डेटर्स। ये सीखना चाहते हैं क्या आप? क्या होगा इससे फायदा? हम्म ये बेटा 11th क्लास में सिखाई जाती है। आपको कहाँ सिखाया जाता है? हमने पहले ही बोला हमारी बेसिक क्लास 11th क्लास नहीं है। हमारी बेसिक क्लास आपके जो काम आए वो है। तो आपके काम ये चीजें आएंगी कि आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग प्रॉफिट था उसमें अपने कितना सिंपल सी बात है कि सर ओपनिंग प्रॉफिट था उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स कराया आपको, ये पहले से आपके पास फिगर नहीं था। अगर आप यहां पर नोटिस करें, मैंने 90 यहां रखा है। करंट प्रॉफिट तो मैंने आपसे पूछा है, तो वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था। और मेरे लिए ये भी नहीं पता था मुझे, लेकिन मुझे ये पता था और ये पता था, तो मैं रिवर्स चला गया। जब मुझे पता है, देखो थोड़ा मैथ्स लगाओ ना बेटा, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ। कई बच्चे मैथ्स नहीं लगा पड़े। अगर मुझे यहाँ 120 चाहिए तो ये इसमें से ये माइनस हुआ होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको 135 होना चाहिए, तभी तो ये इसमें से माइनस हुआ होगा, तभी 120 आया होगा। और अगर मुझे यहाँ 135 चाहिए, यहाँ 90, तो बीच का डिफरेंस। अब मैं आपको डायरेक्ट ये समझाता तो शायद नहीं आता, लेकिन आप सोचो मैंने आपको डायरेक्ट ये नहीं समझाया। मैंने आपको बेटा पहले ये समझाया। आप देखो, और मैंने आपको डायरेक्ट ये भी नहीं समझा, पहले मैंने आपको आपके स्कूल के डेज में ले गया कि वहां से आप ऐसा उठाते थे, वहां से ऐसा करते थे, वहां से ऐसा करते थे। और अल्टीमेटली यही सारी चीजें कहाँ चले जाती हैं? अब ये रिटेन अर्निंग किसका पार्ट बन जाएगा? ये जो क्लोजिंग प्रॉफिट है, दिस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। यही जो आपका है, ये उठ के बैलेंस शीट में चले जाता है इक्विटी एंड शेयर होल्डर हेडिंग में। इक्विटी एंड शेयर होल्डर के अंदर आप लिखते हैं वो रिटेन्ड अर्निंग। तो हर चीज का लिंक है आपस में। रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग का मतलब होता है आफ्टर डिविडेंड। अब जो ये डिविडेंड दिया है ये कहां चले जाता है आपके बैलेंस शीट में? अगेन आपकी करंट लायबिलिटी हेडिंग होती है ना, उसी के अंदर ये एक और आ जाता है डिविडेंड पेबल। ये हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। देखो इन लेक्चर को समझने के लिए एक प्री कंडीशन है कि आपका 12th पास होना और वो चीजें आपको याद होना। नहीं तो ये लेक्चर भी थोड़े से आपको ट्रिकी लग सकते हैं। अभी क्लियर है सभी को? अगर इसके ऊपर कितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए, आपसे बनना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आपसे कोई भी एमसीक्यू पूछ लिया जाए, आपको आना चाहिए, क्योंकि अब आपको इसका फ्लो समझ में आ गया होगा। तो रिटेन अर्निंग सेगमेंट कंप्लीट हो गया। तो डिविडेंड, एक बात आपने और नोटिस करनी है यहां पर, डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट
टैक्स माइनस करने के बाद आता है। ये जो डिविडेंड है ये हमेशा किसके बाद आता है? ऑलरेडी टैक्स को माइनस करने के लिए। तो हम क्या डिविडेंड को एक्सपेंसेस माने या नहीं माने? डिविडेंड एक्सपेंसेस है क्या हमारी डेफिनेशन में? एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या ये एक्सपेंसेस है? तो फिर क्या है ये? लाइबिलिटी बोल रहे हैं कई बच्चे। ठीक है, लाइबिलिटी तो है। इट इज बेटर वर्ड इज ए अप्रोप्रिएशन ऑफ ए प्रॉफिट, नॉट एन ए प्रोविजन। डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंसेस, इट्स अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन ऑफ, हो सकता है आपके लिए ये वर्ड तो, इट इज नॉट एन ए चार्ज ऑफ प्रॉफिट, इट इज ए पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट जो हम अपने ऑनर्स को दे रहे हैं। दैट्स वाई डिविडेंड के ऊपर, जब डिविडेंड आप पे करते हैं एज ए कंपनी, तो वो ऑलरेडी टैक्स पे करने के बाद, इसीलिए जब हम कई बार यूएस टैक्सेशन में बच्चों को पढ़ाते हैं, इनरोल्ड एजेंट के तो हम बोलते हैं कि डिविडेंड के कारण यूएस गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन ले रही है, क्योंकि एक बार कंपनी से टैक्स ले चुकी है। देखो, अगर आप थोड़ा सा टैक्स भी पढ़ेंगे मुझसे, यहां कंपनी ने टैक्स दे दिया 6,000, अब ये 14,000 में से ही डिविडेंड बांटा है ना कंपनी ने, तो जब ये जिसको मिलेगा वो भी तो टैक्स देगा कि नहीं देगा? बात समझ में आती है? जी सर, जिसको मिलेगा तो सोचो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, इस डिविडेंड के ऊपर दो बार टैक्स ले लिया। एक बार कंपनी से ले लिया और एक बार किससे ले लिया? शेयर होल्डर्स। तो अभी हम यूएस का पढ़ रहे हैं ना, यूएस टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे थे इसलिए। लेकिन हर कंट्री का टैक्स का लॉ अलग होता, तो इंडिया में नहीं होता ऐसा लॉ। इंडिया में डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड के ऊपर टैक्स फ्री है। टीडीएस इज अ डिफरेंट थिंग, उसके ऊपर अभी हमें बात नहीं करना है। तो ये सेगमेंट बहुत ही स्पेशल सेगमेंट था, जो आई गेस आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको कोई रिवर्स कैलकुलेशन और स्पेसिफिकली अगर आपसे ये टेबल बनाना जो पूछा जाएगा, तो आपको हमेशा आना चाहिए करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना। क्या आप डिविडेंड और ओपनिंग रिटेन अर्निंग में हमेशा करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा उसको कैलकुलेट कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली? ये सेगमेंट में आई डोंट थिंक सो कि आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप बताइए, ये फ्रूटफुल सेशन था या नहीं है? सोचा था आपने कभी ऐसा? हम्म, हैव यू थिंक लाइक दैट कि ये चीजें सीखने को आपको मिलेंगी? और अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी, अगर ये चीजें आपको नहीं आएंगी, तो अगर आप सीपीए और सीएमए के स्टूडेंट हैं या आईएफआरएस के स्टूडेंट हैं, इम्पॉसिबल टू पास दिस एग्जाम, इम्पॉसिबल, आई एम क्लियरली सेइंग दैट। क्योंकि ये बेस है, यहीं से इसके इवन इसके बियॉन्ड आपको सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लेक्चर्स को आप बहुत ही अच्छे से समझिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके मॉक टेस्ट आपको देना मैंडेटरी है। इट्स अ मैंडेटरी टू, कि आप बिना इन मॉक टेस्ट को पास किए आप इन कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे। चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट अब हम एक और सीखने वाले हैं। तो जो हमने बनाई थी आज के बाद, आपको रिटेन अर्निंग में ये वर्ड देखने को मिलेगा, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ऑफ द कंपनी लेस डिविडेंड। ये बात भी आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। इस सेगमेंट को यहां से ब्रेक करने के बाद, क्योंकि मेरे को लेक्चर अलग अलग उसमें डालने होते हैं,